नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ जापान यात्रा संपन्न। श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी रवाना। श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अगले वर्ष आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए क्वाड नेताओं को आमंत्रित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल की यात्रा पर तिरुवनंतपुरम में कल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार छत्तीसगढ़ में गोंडी भाषा में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन आज से शुरू करेगा। एलिना रिबाकिना ने इटालियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में होल्गर रूने और डैनियल मेदवेदेव आमने सामने। और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना गुजरात टाइटंस से। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दूसरे चरण में जापान से पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए हैं। श्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ कल तीसरे हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की नवंबर 2014 में फिजी की यात्रा के दौरान इस मंच की शुरुआत हुई थी। इसमें भारत सहित 14 प्रशांत द्वीपीय देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसमें गवर्नर जनरल बॉब डोडाई और प्रधानमंत्री जेम्स मरापे शामिल होंगे। भारत के प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की यह पहली यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सुबह हिरोशिमा में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच सामरिक साझेदारी और मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेता व्यापार एवं निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर वार्ता से अलग ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ बातचीत की। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि व्यापारिक संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए भारत और ब्राजील मिलकर काम करते रहेंगे। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने शांतिपूर्ण, स्थायी और समृद्धशाली विश्व विषय पर आयोजित कार्यकारी सत्र में भी हिस्सा लिया। श्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन मानवता और मानवीय मूल्यों से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि बातचीत और कूटनीति से ही यूक्रेन संघर्ष का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि सभी का साझा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट के गंभीर असर का सामना विकासशील देशों को करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सभी देश UN चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता तथा सभी राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में इस बात पर बल दिया कि भारत क्षेत्रीय स्तर पर मांग आधारित विकास एवं सहयोग के जरिए इन प्रयासों को बढ़ावा देने में योगदान दे रहा है। उन्होंने क्वाड के रचनात्मक एजेंडे को मजबूत करने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने क्वाड नेताओं को भारत में 2024 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि जापान की यात्रा काफी सार्थक और उपयोगी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से मुलाकात के दौरान विभिन्न मुद्दों पर उपयोगी चर्चा हुई। उन्होंने जापान सरकार, वहां के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा और स्थानीय लोगों का गर्मजोशी भरा स्वागत के लिए आभार जताया। इससे पहले आज सुबह श्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा में पीस मेमोरियल म्यूजियम गए और वहां प्रदर्शनी में रखे दस्तावेज देखे। साथ ही आगंतुक पुस्तिका में संदेश भी लिखा। सभी नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 2 दिन के केरल दौरे पर तिरुवनंतपुरम पहुंच रहे हैं। उपराष्ट्रपति की केरल की ये पहली यात्रा है। उपराष्ट्रपति आज शाम तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। श्री धनखड़ कल तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति लोगों को संबोधित करेंगे और केरल के विधानमंडल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव 2023 का स्मारिका भी विमोचन करेंगे। बाद में उपराष्ट्रपति कन्नूर में एझिमाला में भारतीय नौसेना अकादमी का दौरा करेंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता में पर्यावरण और जलवायु सतत कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा सतत भविष्य की दिशा में उठाए गए प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक के पहले दिन आज ओशन 20 डायलॉग के तहत अलग अलग सत्रों में ब्लू इकोनॉमी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हो रही है। इस विचार विमर्श का उद्देश्य महासागरों के कल्याण की दिशा में कार्य करना, उन्हें होने वाले नुकसान को दूर करना तथा हमारे समुद्री संसाधनों की रक्षा के लिए सचेत प्रयास करना है। आज सुबह महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने G20 प्रतिनिधियों के साथ मुंबई के जुहू चौपाटी पर एक मेगा समुद्र तट सफाई अभियान में भाग लिया। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 दिन की G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक कल से शुरू हो रही है। 2019 में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से इस तरह का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। इस बैठक को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। बल की विशेष इकाई चिनाब नदी में विशेष नावों से गश्त लगा रही है। विशेष नावें चिनाब नदी के तेज बहाव में भी आसानी से गश्त लगा सकती हैं और नदी के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी कर सकती हैं। इस बीच 2 सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस सभी तरह के वाहनों की कड़ी जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर रही है। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम भारत की G20 की अध्यक्षता की चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत की G20 अध्यक्षता का मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। G20 अध्यक्षता के तहत भारत हरित विकास, जलवायु संबंधित वित्तीय सहायता और पर्यावरण के लिए जीवन शैली तथा त्वरित, समावेशी और विकास जैसे मुद्दों पर अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। सतत विकास लक्ष्यों पर त्वरित प्रगति, तकनीकी परिवर्तन, डिजिटल सार्वजनिक संरचना, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास जैसे अन्य मुद्दे हैं जिन पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के एक संस्करण में भारत के लिए G20 अध्यक्षता के महत्व के बारे में बात की थी। G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए विश्व कल्याण पर फोकस करना है, चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। ग्रुप ऑफ 20 G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश शामिल हैं जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए G20 की स्थापना की गई थी। आकाशवाणी समाचार दिल्ली के लिए मैं नवीन कुमार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी समाचार आज से छत्तीसगढ़ की एक जनजातीय समुदाय के प्रमुख बोली गोंडी में समाचार बुलेटिन शुरू कर रहा है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज शाम रायपुर से इस समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रायपुर के राजभवन में इस कार्यक्रम में
आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता भी शामिल होंगी। ये साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रत्येक रविवार को शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए और झारखंड पुलिस की संयुक्त दल ने नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सरगना दिनेश गोप को नेपाल से गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस ने उस पर 25 लाख रुपए जबकि एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस कई वर्षों से मामलों में इस नक्सली की तलाश कर रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में राज्य सड़क परिवहन निगम की 320 बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। वे आज शाम अहमदाबाद में 360 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन होना है उनमें शहर के नारनपुरा वार्ड में एक व्यायामशाला, पुस्तकालय और अहमदाबाद के छरोड़ी गांव में एक पुनर्विकसित झील शामिल है। इसके अलावा श्री अमित शाह गांधीनगर में अमूल फेड डेयरी के लिए एक आधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में इस वर्ष अगस्त से 100 ई बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। ये बसें जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के स्मार्ट शहरी ई मोबिलिटी परियोजना के अंतर्गत चलाई जाएंगी। इस परियोजना की तैयारियां पूरे जोर शोर से की जा रही हैं और टाटा मोटर से 15 जून से बसों की आपूर्ति शुरू करने को कहा गया है ताकि क्षेत्रीय वाहन कार्यालय में बसों के पंजीकरण और परमिट जारी करने जैसी औपचारिकताएं जुलाई माह तक पूरी कर ली जाएं और अगस्त से बैटरी से चलने वाली इन बसों का संचालन शुरू किया जा सके। पूरी तरह से वातानुकूलित ये 100 बसें जम्मू से कठुआ, उधमपुर और कटरा तक चलाई जाएंगी। जम्मू के भगवती नगर में बस डिपो का निर्माण कार्य चल रहा है। कठुआ प्रशासन ने ई बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराई है। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी आज से देशभर में शुरू हो रही है। कंप्यूटर आधारित इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कर रही है। देशभर के 295 शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में लगभग 14,99,000 उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठेंगे। आज से 24 मई तक होने वाली सीयूईटी के लिए प्रवेश पत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही जारी की जा चुके हैं। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इस वर्ष की सीयूईटी 29 मई तक टाल दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य के वरिष्ठ लोगों को वायुयान से तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत वरिष्ठ लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजा जाता है। 32 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज भोपाल हवाई अड्डे से उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के लिए इंडिगो की उड़ान से रवाना हुआ। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीरभूमि में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। रोम में कल रात खेले गए फाइनल में रायबाकिना ने यूक्रेन की एनहेलिना कैलिलीना को 6-4, 1-0 से हराया। आज पुरुष सिंगल्स के फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रूने का सामना रूस के डेनियल मेदवेदेव से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ जापान यात्रा संपन्न। श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी रवाना। श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अगले वर्ष आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए क्वाड नेताओं को आमंत्रित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल की यात्रा पर तिरुवनंतपुरम में कल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। आकाशवाणी समाचार छत्तीसगढ़ में गोंडी भाषा में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन आज से शुरू करेगा।
एलेना रिबाकिना ने इटालियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स फाइनल में होल्गर रूने और डेनिल मेदवेदेव आमने सामने होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।